विद्यार्थियों, गायत्री बालनी स्कूल डेगाना की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अध्ययन करें तो स्तंभलेख। ये जो स्तंभलेख है, स्तंभलेख क्या होते हैं? तो स्तंभलेख होते हैं ऊपर से पतले और नीचे से संकड़े, इस प्रकार के। और यहाँ पे अगोकमुखी कमल बनाया हुआ होता है। और यहाँ पे जानवरों के चित्र, शेर वगैरह। तो ऐसे अशोक के स्तंभलेख हुआ करते हैं। इन स्तंभलेखों, जो अशोक के स्तंभलेख हैं, ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। इस मिर्ज़ापुर ज़िले में एक चुनार नामक स्थान है। इस चुनार नामक स्थान में एक चट्टान को तराशा गया था। ये एक एकाश्म चट्टान है। इसी चट्टान से अशोक के स्तंभलेखों को बनाया गया था। अब जो ये स्तंभलेख है, इन स्तंभलेखों में अशोक के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती है। सबसे पहले हम स्तंभलेख का अध्ययन करें तो दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, ये स्तंभलेख है। ये पहले हरियाणा का जो क्षेत्र था, हरियाणा का क्षेत्र अंबाला, यहाँ इस अंबाला से ये दिल्ली मेरठ जो स्तंभ है, ये अंबाला में था, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। इसके बाद इसी दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। और इसके बाद यदि हम देखें तो दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, ये जो दिल्ली टोपरा स्तंभलेख है, इसको भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। और इसी दिल्ली टोपरा स्तंभलेख में जो विग्रहराज चतुर्थ, इसके बारे में अभिलेख खुदे हुए हैं। और इसके बाद यदि हम देखें तो लोरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख स्तंभलेख हैं, ये बिहार का क्षेत्र है। और यहाँ पे इस लोरिया नंदनगढ़ में औरंगजेब से संबंधित लेख उत्कीर्ण किए हुए हैं। औरंगजेब से संबंधित जो अभिलेख हैं वो उत्कीर्ण किए गए हैं। और इसके बाद लोरिया अरेराज, ये जो लोरिया अरेराज स्तंभलेख है, इस लोरिया अरेराज स्तंभ को भी, ये भी बिहार में है। और इसके बाद यदि स्तंभलेख देखें तो वह है रामपुरवा। और एक स्तंभलेख है जिसका नाम है प्रयाग या कौशाम्बी का अभिलेख। ये जो कौशाम्बी का अभिलेख है, इसमें अकबर ने इस अभिलेख को इलाहाबाद से प्रयाग लेके आया था। और बीरबल और अकबर के बारे में लेख उत्कीर्ण है।
बीरबल और अकबर के बारे में इसमें लेख उत्कीर्ण है। और साथ ही जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के भी इसमें लेख उत्कीर्ण हैं। इसके बाद यदि हम स्तंभ लेखों के बाद यदि हम देखें तो ये तो बड़े स्तंभ लेख थे। जो छोटे स्तंभ लेख हैं उनमें सांची का जो स्तंभ लेख है ये एमपी से प्राप्त हुआ था, एमपी यानी मध्य प्रदेश। और जो सारनाथ का स्तंभ लेख है ये यूपी से प्राप्त हुआ था। इन दोनों में अशोक के द्वारा एक बात लिखी हुई है और वो बात यह है कि यदि संघ में बौद्ध जो संघ होता है, यदि उस संघ में कोई व्यक्ति यदि फूट डालने का प्रयास करता है तो उसे संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। श्वेत वस्त्र पहना के उसे संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। श्वेत वस्त्र पहना के उन्हें संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि हम ये जो सारनाथ का स्तंभ लेख है इसके बारे में जानें या अध्ययन करें, सारनाथ का स्तंभ लेख, सारनाथ के स्तंभ लेख में ये यूपी का क्षेत्र है। सारनाथ के स्तंभ लेख में जो हमारा अशोक स्तंभ है वो इसी सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया हुआ है। अब इस स्तंभ लेख में 4 शेरों इस प्रकार से 4 शेरों, ये 4 शेरों के चित्र बने हुए हैं। और यहाँ पे 4 पशुओं के चित्र बने हुए हैं जिनमें हाथी, यहाँ पे हाथी, फिर घोड़ा और इसके बाद शेर और यहाँ पे वृषभ इस प्रकार से बने हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा चक्र है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, इसमें 24 तीलियाँ हैं। ये जो हाथी, घोड़ा और शेर और वृषभ हैं ये गतिमान पशु हैं, गति करते हुए बताए गए हैं। अब ये जो हाथी है इस हाथी का संबंध जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने जब ग्रस्त आश्रम को धारण किया था उस समय उस चीज़ को हाथी में दिखाया गया है। और जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसको घोड़े के द्वारा दर्शाया गया है, अश्व के द्वारा दर्शाया गया है। और जो महात्मा बुद्ध का पराक्रम इसको सिंह के समान दर्शाया गया है। और ये जो वृषभ है ये वृषभ महात्मा बुद्ध की राशि थी, उसी से दर्शाया गया है। और यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते उपनिषदों में एक मुंडको उपनिषद है, मुंडको उपनिषद। इस मुंडको उपनिषद से ये सत्यमेव लिया गया है।
इसके बाद यदि हम देखें तो जो छोटे स्तंभ लेख हैं उनमें रूमिनदेई का स्तंभ लेख है। रूमिनदेई का स्तंभ लेख। ये जो रूमिनदेई का स्तंभ लेख है ये नेपाल से मिलता है, नेपाल से। इसमें जब सम्राट अशोक ने नेपाल की यात्रा की थी उस समय एक लुम्बिनी क्षेत्र है। इस लुम्बिनी क्षेत्र में 1/6 कर हुआ करता था, 1/6 कर हुआ करता था। उसको घटा के 1/8 कर दिया गया, 1/8 कर दिया गया। और इसके बाद यदि दूसरा जो स्तंभ लेख देखते हैं वो है कारुवाकी का स्तंभ लेख। कारुवाकी का स्तंभ लेख या रानी का स्तंभ लेख, रानी का स्तंभ लेख। इस रानी के स्तंभ लेख में अशोक की पत्नी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है, उसके पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है। स्तंभ लेखों में इतना ही। और इसके बाद यदि हम अध्ययन करें, अब हम अशोक के स्तूप के बारे में अध्ययन करेंगे। एक ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यावदान। ये जो दिव्यावदान है, इस दिव्यावदान में ये लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने टाइम पीरियड में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने ये जो 84,000 स्तूप है इनका निर्माण करवाया था। अब हम ये जानेंगे कि स्तूप क्या होते हैं। ये जो स्तूप है, ये स्तूप जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी या उनका परिनिर्वाण हो गया था, उनके बाद उनकी जो अस्थियां थी उन अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया था। 8 भागों में बांट दिया गया था। और ये जो 8 भाग थे, यहाँ पे महात्मा बुद्ध की अस्थियों को दफना के उन पे ये स्तूप बनाए गए थे। अब जो ये स्तूप है ये होता क्या है, कैसा होता है? तो स्तूप एक यहाँ पे जैसे ये चबूतरा होता है और इस चबूतरे पे उल्टे कटोरे के समान एक आकृति होती है, और यहाँ पे इस प्रकार का एक स्तंभ होता है। इस स्तंभ को यष्टि कहा जाता है, यष्टि। और इस कटोरेनुमा स्तूप के चारों ओर एक इस प्रकार की रेलिंग होती है। इस रेलिंग को वेदिका कहा जाता है, वेदिका कहा जाता है। और इस वेदिका और इसके मध्य की ये जो स्थान है इसको प्रदक्षिणा पद कहा जाता है। प्रदक्षिणा पद कहा जाता है। और यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ का जो ये स्थान है, यहाँ ये गोल ये कटोरी के समान जो स्थान है इसको हर्मिका कहा जाता है। ये जो हर्मिका है ये पवित्र स्थान माना जाता है।
यहीं पे बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, यहीं पे बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। तो ऐसे होते हैं स्तूप। इसके बाद यदि हम स्तूपों के बारे में पढ़ते हैं तो अशोक का एक स्तूप है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ये जो सांची का स्तूप है सर्वप्रथम 1818 में एक अंग्रेज विद्वान है रॉयलट के द्वारा खोजा गया था। और ये जो स्तूप होते हैं इन स्तूपों को 4 भागों में बांटा गया था। और वो जो 4 भाग थे वो थे, एक तो शारीरिक अर्थात इस शारीरिक में बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे वो दफनाए जाते थे, बुद्ध के शरीर के अवशेष। और एक होता था पारभौगिक। ये जो पारभौगिक है, इस पारभौगिक में बुद्ध की जो जीवन पर्यंत जो काम आने वाली सामग्री थी उनको दफनाया जाता था। सामग्री, बुद्ध से संबंधित सामग्री। और एक होता था उद्देशिक। ये जो उद्देशिक है इसमें बुद्ध ने जहाँ यात्राएं की थी उन यात्राओं जहाँ पे यात्राएं की थी वहाँ पे बुद्ध के जो मंदिर बना दिए गए या मूर्तियाँ रखी गई और प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। इन्हें उद्देशिक कहा जाता है। और चौथा जो स्तूप का प्रकार है वो है संकल्पित। ये संकल्पित है। यहाँ पे इस संकल्पित में जो व्यापारी होते हैं, इन व्यापारियों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध के मंदिर स्थापित किए जाते हैं। इसे संकल्पित कहा जाता है। तो बुद्ध ये जो स्तूप है, स्तूप के बारे में इतना ही। तो अब हम अशोक के पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। अशोक का जो पारिवारिक जीवन था उसमें उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था तिष्यरक्षिता। ये तिष्यरक्षिता अशोक की पत्नी थी। और एक पत्नी और थी जिसका नाम था पद्मावती। इस पद्मावती के एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कुणाल। ये कुणाल है। इस कुणाल को इस तिष्यरक्षिता द्वारा अंधा करवा दिया जाता है। इस कुणाल को अंधा करवा दिया जाता है। और ये कुणाल भविष्य में मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी होता है। अर्थात अशोक के बाद में राजगद्दी पे जो बैठने वाला होता है वो ये कुणाल ही होता है। लेकिन अशोक की जो एक पत्नी थी कारुबाकी, जो कि उसकी प्रिय पत्नी थी कारुबाकी, ये कारुबाकी कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक इस कारुबाकी से शादी करते हैं। और इसके जो पुत्र होता है उसका नाम तीवर होता है। लेकिन एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगिणी। ये जो राजतरंगिणी है ये कल्हण के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। कल्हण के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। इस राजतरंगिणी में अशोक का एक पुत्र है जालोक, जिसका नाम है जालोक। ये जो जालोक है, इस जालोक को जो कश्मीर का क्षेत्र है
कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ पे शासन करता हुआ बताया गया है। और इसके बाद लेकिन वास्तविकता में जो मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी था अशोक के बाद वो कुणाल था, और कुणाल के बाद उसका पुत्र दशरथ आता है। अशोक के बारे में एक छोटी सी जानकारी और है, और वो ये है कि बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियाँ इन पहाड़ियों में चार गुफाएं थी। उन गुफाओं का नाम था सुदामा, कर्ण, चापर और विश्व झोंपड़ी। इन गुफाओं का अशोक ने दान में दे दिया था आजीवक संप्रदाय के साधुओं को। आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया था। और इसका जो पौत्र है दशरथ, अशोक का पौत्र है दशरथ। इस दशरथ ने इन्हीं पहाड़ियों में एक लोमेश ऋषि की गुफा, लोमेश ऋषि की गुफा को दान में दिया था। और इनके बाद यदि मौर्य साम्राज्य में यदि हम अध्ययन करें तो मौर्यों का जो अंतिम शासक था उसका नाम था भरतरथ। ये जो भरतरथ है, इस भरतरथ के एक मंत्री होता है, उस मंत्री का नाम होता है पुष्यमित्र शुंग। ये जो पुष्यमित्र शुंग है, इसके द्वारा इस भरतरथ की हत्या कर दी जाती है और मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है 184 ईसा पूर्व। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो भरतरथ ही था, और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। अब हम जो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।